तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए एक बेहतरीन नुस्खा। और भी दूसरे लाजवाब नायाब नुस्खे अभी ऑर्डर करें। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। फिरौनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद फ़ारूक अहमद। ख़बरों की खबर में आपका इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, एक ऐसे माहौल में जबकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस मुल्क में सियासी और मजहबी तंजीमें कमरबस्ता हो चुकी है और मुसलमानों को हाशिए पर लाने की कोशिशें भी की जा रही है, हिंदू मुस्लिम तफर्रुक़बाज़ी उरूज पर है। ऐसे में किसी मुस्लिम की जानिब से हिंदू के साथ इंसानियत से, यानी कि किसी और दिगर मज़ाहिब के लोगों के साथ इंसानियत से पेश आना और अखलाक़ी हमदर्दी का आला मुज़ाहरा करना अपने आप में एक काबिल तक़लीद मिसाल है। ऐसा ही एक वाक़या जयपुर में पेश आया, जहां एक यतीम हिंदू लड़की की सरपरस्ती करने वाला मुसलमान शख्स सोशल मीडिया पर सभी का दिल जीतने में कामयाब हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली एक यतीम लड़की की शादी भारतीय शहर जयपुर में 31 जुलाई को तय पाई। कहानी में जो चीज़ काबिल ज़िक्र है नाज़रीन, वो ये है कि 18 साला पूजा की सरपरस्ती उस इलाके के रहने वाले एक साकिन शेख महबूब नामी मुसलमान शख्स ने की। मीडिया के मुताबिक लड़की 10 साल कबल यतीम हो गई थी, जिसके बाद रिश्तेदारों की जानिब से लड़की की कफालत से इनकार कर दिया गया। ताहम ये जिम्मेदारी महबूब ने बखुशी कबूल कर ली और एक बाप की हैसियत से लड़की की 10 साल देखभाल भी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महबूब का कहना था कि ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उस लड़की की शादी उसी के मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स से कराऊं। महबूब के मुताबिक पूजा 10 साल तक मेरे घर में रही, लेकिन हमने कभी भी पूजा को अपने मज़हब पर अमल पैरा होने या किसी मुसलमान मर्द से शादी करने पर मजबूर नहीं किया, क्योंकि यह हमारे मज़हब के ऐन खिलाफ़ है। जबकि इसके बरखिलाफ़ नाज़रीन, गुज़िश्ता साल हमने देखा था कि एक मुसलमान लड़की को इसलिए ज़िंदा जला दिया गया था कि उसने एक हिंदू लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया था। ये इंसानियत सोच वाक़या रियासत बिहार के ज़िला वैशाली में पेश आया था, जहाँ एक 20 साला लड़की को 3 हिंदू दहशतगर्दों ने मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक 20 साला गुलनाज को सतीश नामी नौजवान कई माह से मुसलसल तंग कर रहा था और शादी करने पर इसरार कर रहा था। आग लगने के बाद गुलनाज के जिस्म का 75% हिस्सा झुलस गया था और अस्पताल में 15 दिन के बाद इलाज करते करते जख्मों की ताब ना लाकर वो चल बसी थी। मौत से कबल अपने वीडियो में गुलनाज ने बताया था कि सतीश उसे कई दिनों से तंग कर रहा था, जिस पर एक दिन उसने साफ कह दिया कि वो मुसलमान है और उससे शादी नहीं कर सकती। जिसके बाद एक दिन अचानक जब वो कचरा फेंकने बाहर गई तो सतीश ने दिगर 2 अपने साथियों के साथ उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसको आग लगा दी, जिसके बाद वो ताब न लाकर चल बसी। लेकिन नाजरीन, ऐसे इंसानियत सोच वाक़या सामने आने के बाद भी मुसलमानों की दिगर मज़ाहिब के मानने वालों के साथ हमदर्दी, मोहब्बत और खुलूस अब भी पहले के जैसे ही बाकी है, जो इस बात की ज़मानत देता है कि इस्लाम की तालीमात तमाम मज़ाहिब के मानने वालों से बहुत ही आला और बेहतर है। नाज़रीन, यूथ कांग्रेस के आज मुनक़िदा पार्लियामेंट घेराव प्रोग्राम में कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने भी शिरकत की और इस मौके पर उनके हमरा मरकज़ की मोदी हुकूमत के ज़ोर अंदाज में तनक़ीद का निशाना भी बनाया। पार्लियामेंट घेराव प्रोग्राम के दौरान तकरीर में राहुल गांधी ने कहा कि इस मुल्क में अगर किसी एक इदारे ने कोरोना के वक्त लड़ाई लड़ी, आवाम की मदद की, तो वो यूथ कांग्रेस की तंजीम दूसरों के साथ पेश थे। राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में बेरोज़गारी को भी मौजू बनाया और कहा कि आज मुल्क के सामने सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी का है, इससे बड़ा मसला फ़िलहाल कोई नहीं है। वज़ीर आज़म रोज़गार के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते हैं। ये हुकूमत दरअसल हम दो हमारे दो वाली है और ये सिर्फ 2-3 सनतकारों के लिए ही काम करती है। उन्होंने पीएम मोदी को मज़ीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनका मकसद हिंदुस्तान के नौजवानों की आवाज़ को दबाना ही है। पेगासस भी आवाज़ दबाने का ही एक तरीक़ा था, लेकिन हिंदुस्तान के नौजवानों की आवाज़ कोई नहीं दबा सकता। मोदी की हुकूमत गैर मुनज़्ज़म कारोबारों को ख़त्म करती जा रही है। जब तक नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म हैं, तब तक हम दो हमारे दो की हुकूमत रहेगी, तब तक हिंदुस्तान के नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल सकता। राहुल गांधी ने कहा कि यूथ कांग्रेस और हिंदुस्तान के नौजवानों को इस हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना पड़ेगा। ये लड़ाई हिंदुस्तान के नौजवानों की मुस्तकबिल की लड़ाई है। नौजवानों को समझना होगा कि अगर हिंदुस्तान इसी रास्ते पर चलता रहा तो आज ही नहीं, अगले 5-10 सालों में भी उन्हें रोज़गार नहीं मिलने वाला। यूथ कांग्रेस से उन्होंने ये भी कहा कि आप लड़ रहे हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, एक साथ खड़े होकर सब मिलकर रोज़गार की लड़ाई जारी रखेंगे।
नाज़रीन, बिहार की राजधानी पटना समेत कई अजला में सैलाब ने ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर दी है। गंगा और दीगर छोटी छोटी नदियों को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि पटना और भागलपुर में ये नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बहती हुई नज़र आ रही है। पटना के कई गाँवों में सैलाब का पानी भी दाखिल हो गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो गई है। इंतज़ामिया के ज़रिए राहत रसानी का काम तो जारी है। आबी वसाइल महकमे के एक अफसर ने जुमे को बताया कि गंगा नदी भागलपुर के अहल गांव में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि पनपन पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। उसके अलावा बागमती नदी और मुजफ्फरपुर के बैनी आबाद दरभंगा के हयाघाट में खतरे के निशान से ऊपर और गुडक नदी खुगड़ियाल में लाल निशान के ऊपर बह रही है। कमला बदन मधुबनी के जयनगर और झंझारपुर पलपल के पास खतरे के निशान को भी पार कर गई है। इस दरमियान राहत की बात यह है कि सोन नदी पर अंदरपुर बैराज के पास नदी की आबी सतह में कमी देखी गई है। यहाँ सुबह 6 बजे सोन नदी की आबी सतह 40,920 क्यूसेक थी, जो 8 बजे घटकर 3,561 क्यूसेक के दर्ज की गई है। छोटी नदियों की आबी सतह में इजाफे ने लोगों को काफ़ी परेशान कर दिया है। हिदायत में इंतज़ामिया ने बताया कि सैलाब को काबू करने के लिए महकमे ने काम शुरू कर दिया है, लेकिन फिर से बारिश होने से गंगा नदी की आबी सतह मज़ीद बढ़ेगी, जिससे उन इलाकों में मज़ीद पानी फैल सकता है। उन्होंने दावा किया है कि मौजूदा हालात में लोगों की हर तरह से राहत पहुँचाने का काम किया जा रहा है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि जो भी इलाके मुतासिर हुए हैं वहाँ के लोगों को राहत दिलाना और इमदाद पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां हर पार्टी अपनी कामयाबी के गुण गाने में लगी हुई है। तफसीलात के मुताबिक मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में साल 2022 असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पोलिंग बूथ की ज़ुमराबंदी के लिए शेड्यूल का ऐलान करके अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी है। नए पोलिंग बूथ और पोलिंग सेंटर्स के नामों की तरतीब देने का आगाज़ 17 अगस्त से होगा और इस पर तमाम सियासी पार्टियों और दिगर से एतराज़ लेने के बाद पोलिंग बूथ की हतमी लिस्ट 23 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। डीएम पोलिंग बूथ के सिलसिले में तमाम शिकायत का तस्फिया 7 सितंबर तक करेंगे और उसके बाद अपनी फाइनल लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास 20 सितंबर तक जमा हो जाएगी। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अब महाराष्ट्र रियासत में कॉलेजेस शुरू करने का फैसला इंतज़ामिया ने दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत महाराष्ट्र के वज़ीर आला व तालीम और तकनीकी तालीम श्री उदय सामंत ने आज यहाँ अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि रियासत में कॉलेजेस दोबारा शुरू करने पर गौर किया जा रहा है और 15 सितंबर तक 1 अक्टूबर के दरमियान रियासत भर में तमाम कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को हिदायत दी गई है कि वो मुतल्लिक़ा अज़ला के ज़िला कलेक्टर से तबादला ख्याल करके अंदरून 8 यौम अपनी रिपोर्ट जमा करें, जिसके बाद तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए 15 सितंबर तक 1 अक्टूबर के दरमियान रियासत भर में तमाम कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे। वहीं मुकम्मल तौर पर स्कूल खोले जाने पर अभी गौर किया जा रहा है। इम्कानात यही है कि बहुत जल्द स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। नाज़रीन, खबरों की खबर में आज के लिए इतना ही। अब सैयद फारूक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदहोश नहीं बेदार है हम, हर आहट पे तैयार है हम। समझे न कोई गाफिल हमको इस